दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम मानव विकास का, क्योंकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो भारत का भूगोल है क्लास 12th में, उस पर बात करते हैं कि मानव विकास। देखिए, मानव विकास है, हमने वहाँ भी बताया था, जो महबूब उल हक साहब ने इस शब्द को दिया और उसमें बताया कि मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि होना ही मानव विकास है। जबकि अमर्त्य ने कहा कि मनुष्य की स्वतंत्रता में को बढ़ावा देना ही मानव विकास है। लेकिन इतना सारा ही क्या मानव विकास होगा? आज के परिप्रेक्ष्य में है, मानव विकास को है एक विस्तृत परिभाषा के रूप में देखा जाना चाहिए और देखा जाता है। अर्थात मानव विकास के साथ साथ है मानव का कल्याण भी, उसके साथ संसाधनों का विकास भी, और ढांचागत नैतिक अर्थात मनुष्य का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक दृष्टि से तथा ढांचागत विकास के ढांचागत परिवर्तन के साथ होने वाला परिवर्तन ही विकास कहलाता है। अर्थात विकास एक सापेक्षिक और सकारात्मक परिघटना है। हम उसको इस तरह से परिभाषित करें कि मानव विकास का संबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करने से है जिसमें मनुष्य अपने उत्पादक और रचनात्मक पूर्ण है वो जीवन जी सके, वो हमारा मानव विकास है, वो कहलाता है। फिर उसके बाद आता है यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसका एक जो विकास कार्यक्रम है इसी के तहत है 1990 में मानव विकास की पहली रिपोर्ट है वो जारी की गई। उस रिपोर्ट के बाद है जब भारत में है एलपीजी को लागू किया गया 1991 में। एलपीजी से मतलब है घर में सिलेंडर नहीं, आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्थात आर्थिक सुधार जब आपके यहाँ लागू किए गए। उसके बाद में यूएनडीपी ने वहाँ आपकी 1993 में भारत में एक रिपोर्ट है वो प्रकाशित की। क्योंकि इसके द्वारा है लोगों में है जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए की गई, और उसकी थीम थी प्रगामी लोकतंत्र की ओर बढ़ना और लोक सशक्तिकरण मानव, जिससे कि मानव का विकास है हो सके। दूसरी चीज़ आती है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक है यूएनडीपी द्वारा है हर वर्ष जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक है 3 चीज़ों के आधार पर जारी किया जाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या क्या हैं। वो है आपका जीवन प्रत्याशा, अर्थात उसको हम कहें स्वास्थ्य। दूसरा उसका है शिक्षा, और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच, इन तीनों के आधार पर है मानव विकास सूचकांक है वो जारी किया जाता है। हमने उसमें बताया कि 2019 में जो भारत का मानव विकास सूचकांक है वो जारी किया गया, जिसमें भारत का 189 देशों में है 129वां स्थान, और जिसमें भारत का मानव विकास सूचकांक है 0.647, जो कि भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आता है। यदि हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो नॉर्वे है सबसे पहले स्थान पर 0.944 उसका सूचकांक है, और सबसे निम्न स्थान पर है वो नाइजर आता है। दूसरी चीज़ है कि ये आपका जो मानव विकास सूचकांक है, इससे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि देश की स्थिति है विश्व के संदर्भ में है वो कैसी है। भारत की स्थिति है मानव विकास सूचकांक में निम्न होने के कारण क्या है, उसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी है। अर्थात यहाँ उपनिवेशवादी शक्तियाँ रहीं, साम्राज्यवादी शक्ति रहीं, नव साम्राज्यवाद का प्रभाव रहा, तथा यहाँ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भेदभाव रहे, उन जैसी समस्याओं के कारण है यहाँ मानव विकास सूचकांक है वो हमारा कम रहा। दूसरी चीज़ है कि भारत में मानव विकास सूचकांक के कुछ सूचक हैं वो लिए गए हैं। जैसे हमने वहाँ 3 को लिया था, इसी तरह से हमने यहाँ भी लिया है। वो कौन कौन से हैं उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आर्थिक उपलब्धियों के सूचक।
आर्थिक उपलब्धियों देखिए, आर्थिक उपलब्धि में है ये माना जाता है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आपकी जो आपकी राष्ट्रीय आय है वो कितनी है। अर्थात जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, आपकी राष्ट्रीय आय अधिक होगी, उत्पादकता जहाँ अधिक होगी, वहाँ आपका मानव विकास सूचकांक क्या होगा, आपका अधिक होगा। लेकिन आप देखेंगे विगत कुछ वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ है लोगों के उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है। लेकिन देश में है कुपोषण है, अशिक्षा है, ऐसी बहुत सारी समस्या हैं वो पाई जाती हैं। दूसरा है कि भारत में है जो आपका गरीबी का अनुपात है वो कुछ आपका अधिक है। वैसे हर आपका वर्ष है कम होता जा रहा है, लगातार है। आपने एक रिपोर्ट भी देखी होगी कि 2005-06 से 2015-16 तक देश में 27.1 करोड़ लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे बाहर निकाले गए। लेकिन आज भी है 36.4 करोड़ लोग गरीब हैं, जो कि विश्व के कुल गरीबों का 28% है। भारत में गरीबी का स्तर की बात करते हैं तो देश में अभी भी गरीबी का स्तर है वो आपका 2011-12 के अनुसार 21.9% है। जिसमें से यदि हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 13.7% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी का अनुपात है 25.7 है। जिसमें है राज्य स्तर पर जो हमारा भिन्नता है वो पाई जाती है। अगर हम उसको राज्य स्तर पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गरीबी का जो अनुपात है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ में है 39.93% है। अगर हम कम वाले में बात करते हैं तो गोवा आपका 5% है, केरल आपका, अर्थात वो कम आपके गरीबी के अनुपात वाले राज्य हैं। आप देखेंगे कि जो अधिक गरीबी के अनुपात वाले हैं छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, आपका उड़ीसा है, दादरा नगर हवेली है। जहाँ गरीबी का अनुपात अधिक है वहाँ मानव विकास सूचकांक कम है। दूसरी तरफ देखेंगे जहाँ गुजरात है, हरियाणा है, आपका जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर गरीबी का अनुपात है कम है। जहाँ गरीबी का अनुपात कम है वहाँ मानव विकास सूचकांक भी अधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, पहला हुआ था आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, दूसरा हम बात करते हैं स्वस्थ जीवन के सूचक। दूसरा है आपका स्वस्थ जीवन के सूचक। देखिए, स्वस्थ जीवन का सूचक है हम कैसे पता करते हैं कि वहाँ पर जो हमारा कितना खर्च है स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है। वो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा जन्म दर और मृत्यु दर में कितना सुधार हुआ है, वहाँ हमारी जो शिशु मृत्यु दर में कितना सुधार हुआ है, जीवन प्रत्याशा है हमारी कितनी हुई है। अर्थात एक स्वस्थ और एक लंबा जीवन अर्थात दीर्घ जीवन ही हमारे स्वस्थ जीवन या का सूचक होता है। दूसरी चीज़ आती है, हम उसमें भी बात करते हैं, एक और आपका इसी के संदर्भ में एक आपका एक कार्यक्रम है, फ्लैगशिप कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसे डिस्कस करने से पहले हम उसमें बात कर लेते हैं स्वस्थ भारत मिशन। स्वस्थ भारत मिशन। इस स्वस्थ भारत मिशन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है स्वस्थ भारत मिशन का? इसका मिशन का उद्देश्य है जो हमारी उद्योगों से निकलने वाला विषैला जो जैविक पदार्थ है, जो कि जैविक दृष्टि से है नष्ट नहीं हो सकता है, उसको नष्ट करना। जो खुले में आपके शौच से और शहरों में सीवर से है जो विभिन्न सारी जो बीमारियां फैल रही हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही हैं,
उनकी रोकथाम करना। आप देखेंगे कि DRDO ने है आपका, जो रेलवे में है, बायो आपके टॉयलेट हैं लगाए गए आपके, जिसे हम बायो डाइजेस्टर टॉयलेट कहते हैं। वो टॉयलेट लगाए गए जिससे जो हमारे जो उसमें मल है, वो मल से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वो आपका आसानी से अलग हो सके तथा उससे कोई और जो किसी के स्वास्थ्य पर है उसका विपरीत प्रभाव आपका ना पड़ सके। दूसरी चीज़ है कि इन्हीं से स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आप देखेंगे कि भारत सरकार ने है आपका खुले में शौच से मुक्ति के लिए है स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जिसमें बहुत सारे हैं शौचालय है भारत सरकार के द्वारा है आपके बनाए गए। इसी के संदर्भ में अब हम उसमें बात कर लेते हैं कि हमारी जो स्वस्थ जीवन के सूचक संबंधी कार्य हैं, कुछ कार्य हमारे बहुत अधिक सराहनीय रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी समस्या हैं, जैसे कि लिंगानुपात का है कम होना, कहीं पर सामाजिक आर्थिक समस्याएं होना, लिंग निर्धारण की है वैज्ञानिक विधि हैं उनका होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इसी स्वास्थ्य के सूचक के संदर्भ में देखेंगे कि 2011 में भी जो हमारा बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग का जो बाल लिंग अनुपात है 0 से 6 का, वो भी हमारा प्रतिकूल है। साथ ही साथ है हम स्वास्थ्य संबंधी बात हम देखते हैं कि 1951 में हमारे यहाँ जो जन्म दर थी वो थी 40.8% और 2015 में वो हमारी कम होकर के है 20.8 हुई। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं मृत्यु दर में, जो हमारी उस समय मृत्यु दर है 2015 में आपका मृत्यु दर थी 25.1, जो कि कम होकर के हो गई अब 6.5%। साथ ही साथ है शिशु मृत्यु दर, जो कि 170 थी, वो आपकी 70 पर हुई। दूसरा है हम जीवन प्रत्याशा। देखिए जीवन प्रत्याशा हम बात करते हैं मेल और फीमेल का। आपका जीवन प्रत्याशा है हम उसको अलग अलग देख रहे हैं। मेल की आपकी 1951 में 37.1 थी, जो कि आपका वर्तमान में या 2015 में 66.9 हुई। इसी तरह से फीमेल की जो पहले जीवन प्रत्याशा 1951 के अंतर्गत है 36.2 थी, वो बढ़कर के 70 हुई, 70। अर्थात हम महिलाओं के संदर्भ में है जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। लेकिन जिन राज्यों में जीवन प्रत्याशा अधिक है वहाँ हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक भी अधिक है, जैसे केरल जैसे राज्यों में। और जहाँ पर जीवन प्रत्याशा कम है, अर्थात स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूकता कम है, स्वास्थ्य खर्च है वह कम है, वहाँ जीवन प्रत्याशा अभी भी, अर्थात जब जीवन प्रत्याशा कम है तो मानव विकास सूचकांक भी कम है। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। तीसरा पॉइंट है आपका सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक के रूप में हम देखें कि विकास है किस तरह से है, अर्थात सामाजिक बंधन है, जैसे समाज में जो फैली हुई भुखमरी है, गरीबी है, दासता है, बंधुता है, अज्ञानता है और निरक्षरता है, उसमें कमी करना ही सामाजिक सशक्तिकरण का सूचक है, वो आपका अधिक होगा। आप देखेंगे 2011 में भारत की साक्षरता दर
जैसे अंतिम आंकड़े नहीं आए तो आपकी बुक्स में जैसे दे रखा है 74.04%, लेकिन हमारे जो अंतिम आंकड़े आए वहाँ 73%। और देखिए जहाँ पर साक्षरता दर अधिक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा केरल 93 पॉइंट्स से अधिक है। दूसरा आपका मिजोरम, जहाँ पर 90% से दोनों में ही अधिक है, 93% से अधिक है, वहाँ हमारा मानव विकास सूचकांक अधिक है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जैसे कि बिहार, जहाँ पर साक्षरता दर कम है 61.8। राजस्थान, जहाँ पर मानव विकास सूचकांक है वो क्या है आपका, कम है। आप देखेंगे पुरुष और महिलाओं के संदर्भ में है वो साक्षरता दर है वो आपकी, जैसे पुरुष 82 आपका 8% है, दूसरी तरफ है महिलाओं की आपकी 65.46% है। अर्थात ये हमारा जो सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक के संदर्भ में है। फिर आता है भारत में मानव विकास सूचकांक। देखिए जैसे विश्व के संदर्भ में है मानव विकास सूचकांक है यूएनडीपी जारी करता है, भारत के संदर्भ में यहाँ मानव विकास सूचकांक है वो पहले प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग जारी करता है। लेकिन आपको पता होगा कि 2015 से 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पर है नीति आयोग कार्य करता है। लेकिन मानव विकास संबंधित हमारे जो आंकड़े हैं अभी भी 2007-8 के जो योजना आयोग के आंकड़े हैं वो 2011-12 में उन्होंने प्रकाशित किए, उसके संदर्भ में ही हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहले स्थान पर केरल रहा, जिसका मानव विकास सूचकांक 0.790, और अंतिम स्थान पर जो हमारा रहा वो रहा छत्तीसगढ़। आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है वो सबसे कम क्यों रहा। उसका कारण है कि वहाँ पर जो गरीबी का अनुपात है वो सबसे अधिक है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जहाँ पर हमारा गरीब का अनुपात कम है, मानव विकास सूचकांक भी वहाँ अधिक है। जैसे कि हम देखें सबसे पहले केरल, उसके बाद मानव विकास सूचकांक दिल्ली का, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर पंजाब, और न्यूनतम की हम बात करते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ है जहाँ पर 0.358 है। उसके बाद उड़ीसा, बिहार आपके हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ कितना है 0.358 है। उसी की तरह हम देखेंगे कि राज्यों में सूचकांकों या इनकी विविधता को ध्यान में रखते हैं स्त्री पुरुष साक्षरता की, जहाँ पर आपकी साक्षरता अधिक है, जैसे केरल राज्य मानव विकास सूचकांक अधिक है। जो राज्य औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित है, चाहे गुजरात हो, चाहे आपके महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, वहाँ भी मानव विकास सूचकांक है वो आपका अधिक होगा। जहाँ सामाजिक दृष्टि से है पिछड़ापन अधिक होगा, मानव विकास सूचकांक है वहाँ हमारा कम होगा। उसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। नेक्स्ट है जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। जनसंख्या और पर्यावरण और विकास, आप देखेंगे कि विकास के साथ साथ है कुछ समस्याएं भी हैं उत्पन्न हुई हैं, अर्थात प्रादेशिक विषमताओं का बढ़ना। बहुत सारी प्रादेशिक विषमताएं बढ़ी हैं। प्रादेशिक विषमताओं का बढ़ना। आप देखेंगे कि भारत में है 10% जो उच्च वर्ग के लोगों के पास ही 73% हमारे यहाँ संपत्ति है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक असमानताएं बहुत हैं।
सामाजिक असमानताएं। समाज में बहुत सारी विषमताएं वो पाई जाती हैं, समाज में भेदभाव भी पाया जाता है और लोगों का स्थानांतरण भी बहुत अधिक है। यहाँ देखेंगे एक यहाँ मानवाधिकारों का हनन भी है, आए दिन घटना है वो देखने को मिलती रहती है। दूसरा है कि मानवीय मूल्यों का विनाश भी है, होता जा रहा है। समाज है जो पुरानी संस्कृति के, आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले प्रकृति पर ध्यान है अधिक दिया जाता था, अर्थात आप देखेंगे बहुत सारी जो चीज़ें हैं खासकर देवी देवताओं के साथ है, उनके जो वाहन है, आप प्रकृति के जीव जंतु को रखा जाता था जिससे प्रकृति के साथ सामंजस्य रखा हुआ करता था। आप देख बहुत सारे पेड़ पौधों के हैं वो यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से है पवित्र माना जाता, जिससे कि वन विनाश है वो हमारा ना हो सके। इन सारी चीज़ों को मानने का आधार क्या था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोगों की आवश्यकता में वृद्धि हुई, जब आवश्यकता में वृद्धि हुई तो संसाधनों का ह्रास भी बहुत अधिक हुआ। जब संसाधनों का ह्रास हुआ तो बहुत सारी समस्याएं भी आपकी उत्पन्न हुई। अर्थात जैसे जैसे विकास हुआ, पिछले 300 वर्षों की बात करते हैं और खासकर हम देश की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो संसाधनों में ह्रास है वो बहुत अधिक हुआ है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उसके संदर्भ में यहाँ सतत विकास की अवधारणा भी आई। सतत विकास की अवधारणा के साथ एजेंडा 21 भी आया आपका। और इन्हीं के साथ साथ आप देखेंगे कि जनसंख्या और संसाधनों के संदर्भ में एक माल्थस ने अपने सिद्धांत भी दिया था कि जनसंख्या की वृद्धि है संसाधनों की तुलना में है वो तीव्र गति से होती है। अर्थात संसाधनों में वृद्धि है वो हमारी वृद्धि होती है 1 2 3 4 के हिसाब से, लेकिन हमारी जनसंख्या में वृद्धि है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वृद्धि होती है, जिसमें आपस में असंबंध आपका असंतुलन उत्पन्न होता है। और जिसकी परिणति आप इस साल देख सकते हैं। आप देखते हैं कई बार कोरोना महामारी, कभी भूकंपीय घटनाएं हैं, कभी आपका यदि आप देखते हैं तो बाढ़ की घटनाएं, और बाढ़ के साथ साथ आप देखेंगे कि बिजली गिरने की घटनाएं वर्तमान में आप देख चुके होंगे, कई बार है बिहार में है बिजली गिरने की घटना है, कई राज्यों में आपका। अर्थात इस समय जो प्रकृति की इनकी कहें हम जो समस्या हैं या प्रकृति की बंदिशें हैं वो आपकी अधिक होती जा रही हैं, जो कि मानव विकास में या हम उसको कहें माल्थस के सिद्धांत है, थोड़ा है यहाँ पर है चरित्रार्थ हो रहा है। ये था हमारा मानव विकास कि विकास के साथ साथ है समस्याओं का समाधान भी जरूरी है, जो कि सतत विकास के द्वारा है संभव हो सकता है। ये था हमारा मानव विकास। कैसा लगा आपको? आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।